तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैकियावेली के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ी थी, उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी और किस प्रकार का वो थिंकर था। ये सब चीज़ें हमने देखी थी। अब हम लोग उसकी जो दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, द प्रिंस और द डिस्कोर्सेस, उसमें कंटेंट क्या है उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि यूजीसी का ट्रेंड रहा है कि पुस्तकों के अंदर में क्या कंटेंट है उसको भी पूछ लिया करता है कभी कभी। तो बेसिकली जो मैकियावेली है उसके राजनीतिक विचार इन्हीं दो पुस्तकों में देखने को मिलते हैं। तो प्लेटो के जैसे राजनीतिक विचार हमें रिपब्लिक में देखने को मिले थे, इसी तरह जो मैकियावेली है उसके राजनीतिक विचार हमें द प्रिंस और द डिस्कोर्सेस में देखने को मिलते हैं। द प्रिंस में जहां उसने सशक्त एवं निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। तो द प्रिंस पुस्तक बेसिकली स्टेट क्राफ्ट पर लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जहां पर वो एक सशक्त एवं निरंकुश राजतंत्र को समर्थन करता है। चूंकि इटली को एक नेशन स्टेट बनाना है और जो 5 प्रिंसिपैलिटीज में पिछले लेक्चर में बताया था बटा हुआ है, उसको एक नेशन स्टेट में तब्दील करना है, तो सशक्त एवं निरंकुश राजतंत्र की आवश्यकता होगी। और सशक्त एवं निरंकुश राजतंत्र की आवश्यकता इसलिए भी होगी क्योंकि यहाँ पर जो इटली के लोग हैं उस समय वो कुटिल हैं, वो आतताई हैं और वो एक प्रकार से सद्गुणी नहीं है। जबकि लेवीज में ये गणतंत्र रिपब्लिक व्यवस्था की बात करता है। तो वो कहता है कि जहाँ कहीं संभव हो हमें गणतंत्र से बात करनी चाहिए, जहाँ कहीं संभव हो हमें गणतंत्र लाना चाहिए। वेरेवर पॉसिबल ब्रिंग रिपब्लिक एंड वेरेवर नेसेसरी ब्रिंग मोनार्की। जहां पर जरूरी है वहां पर मोनार्की लाओ, जहां पर आवश्यकता है वहां पर गणतंत्र लाओ, लेकिन ओलिगैर्की का जो शासन है ना, कुछ धनिक तंत्रों का जो शासन है उसको कहीं भी मत लाओ। तो ओलिगैर्की से ये बहुत ज्यादा नफरत करता था। तो जो रिपब्लिक है ये मैकियावेली का आइडल स्टेट है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो सद्गुणी हैं, है ना, दुराचारी नहीं। और चूंकि जहां पर लोग दुराचारी होते हैं, सद्गुणी नहीं होते हैं, वहां पर एक सशक्त राजा की आवश्यकता होती है ना, जिससे वो चीज़ों को कंट्रोल कर सके। इसलिए वो प्रिंस में एक सशक्त एवं निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। द प्रिंस में इटली के पतनशील व्यवस्था का चित्रण किया गया है। वही बताया गया है कि किस प्रकार से 5 प्रिंसिपैलिटीज थी और वो अपना अलग अलग राग अलाप रही थी, कोई सामंजस्य नहीं था, और जो देश था वो एक ऐसा घर था जो अपने आप में ही बटा हुआ था। तो पतनशील व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर जो ऑर्डर स्टेब्लिश होगा, जब पतनशील व्यवस्था है इटली में, तो वहाँ पर ऑर्डर कैसे स्टेब्लिश होगा? निरंकुश राजतंत्र के द्वारा, है ना। जबकि जो द लेविस पुस्तक है उसमें प्राचीन रोमन गणराज्य था, उससे ये पुस्तक प्रभावित है। तो द प्रिंस है वहाँ पर इटली के पतनशील जो व्यवस्था है उसका चित्रण किया गया है, जबकि जो लेविस है उसमें प्राचीन रोमन गणराज्य का वर्णन या उससे प्रभावित ये पुस्तक है। तो चूंकि जो लेविस पुस्तक है उसका आइडल स्टेट क्या है? रिपब्लिक है। और प्रिंस में किसकी बात करता है? मोनार्की की बात करता है। तो मोनार्की कहाँ से प्रेरित है? इटली। क्योंकि जब मोनार्की आएगी तभी, जो निरंकुश राजा आएगा तभी व्यवस्था ऑर्डर स्टेब्लिश होगा कहाँ? इटली में। इसलिए द प्रिंस में ये इटली की जो पतनशील व्यवस्था है उसका चित्रण करता है, जबकि जो डेलिबीज है वो प्राचीन रोमन गणराज्य से प्रभावित है। मैकियावेली रोमन गणराज्य की स्वतंत्रता एवं सुशासन को आदर्श मानता है। तो जिस प्रकार रोमन साम्राज्य में या रोमन गणराज्य में स्वतंत्रता थी, सुशासन था, उसे ये आदर्श मानता है। और ये मानता है कि चूंकि वहां के लोग सद्गुणी थे, नैतिक थे, इसलिए उस समय जो रिपब्लिक व्यवस्था थी वो सही थी और वहां का जो स्वतंत्रता एवं सुशासन का जो व्यवस्था थी वो आदर्श है। द प्रिंस में मैकियावेली का आदर्श शासक कौन था? फ्रांस का सीजर बोर्जियो। प्रिंस में जो मैकियावेली का आदर्श शासक है वो है फ्रांस का सीजर बोर्जियो, और ये उसी को प्रेरित करने के लिए, उसी से प्रेरित ये पुस्तक लिखी गई थी, द प्रिंस। द प्रिंस का इतालवी भाषा में जो शीर्षक है इल प्रिंसिप है। ये भी एक फैक्ट है, इसे याद रखिएगा, इल प्रिंसिप। तो इल प्रिंसिप ये प्रिंस का इतालवी भाषा में शीर्षक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें जो प्रिंस है, प्रिंस, उसमें 26 अध्याय हैं, 26 अध्याय हैं और इनको 3 भागों में बांटा गया। 26 अध्याय हैं और इन्हें 3 भागों में, 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो पहले जो भाग है उसमें राजतंत्र की बात की गई है ना, कि हमें मोनार्की स्टेब्लिश करनी है, चूंकि इटली एक पतनशील अवस्था में है और हमें नेशन स्टेट बनाना है, तो राजतंत्र लाना पड़ेगा, मोनार्की लानी पड़ेगी, एक सशक्त राजा लाना पड़ेगा। किराए की सेना की भी ये भर्त्सना करता है। इसको ये कॉन्डेटरी
या किराए की सेना कह सकते हैं, कॉन्ट्रेक्टरी या किराए की सेना। तो बेसिकली किराए की सेना को एक प्रकार से अच्छा नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि इसका मानना है कि हमें किराए की सेना के स्थान पर हमें राष्ट्र प्रेमी सेना को लाना चाहिए, या सिविल जो सेना है उसको लाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि किराए की सेना है, ये पैसा लेके, इनको मर्सनरीज कहा जाता है, ये पैसा लेके जाते हैं युद्ध में लड़ने। तो अब जो सेना पैसा लेके युद्ध लड़ने जा रही है, उसका राष्ट्र के प्रति या राजा के प्रति कोई प्रेम नहीं होगा। तो इन केस अगर जो दूसरा प्रतिद्वंदी है उसने किराए की सेना को या ऐसे सैनिकों को जो पैसा के लिए लड़ने गए थे, उनको ज्यादा पैसा देने का लोभ दे दिया, तो वो उनकी तरफ चले जाएंगे। उनके अंदर राष्ट्र प्रेम या राजा के लिए कोई प्रेम नहीं होगा, इसलिए वो अपनी देशभक्ति वगैरह या एक प्रकार से देश के लिए मर मिटने के लिए है ना प्रेरित नहीं होंगे, है ना, देश के लिए मर नहीं मिटेंगे। तो भारत में भी आज सिविल सेना है ना, सिविल सेना है जो भारत, है ना, इसका इतना देश प्रेम है सेना में कि भारत के लिए वो अपनी जान तक देने के लिए भारत हमारे सैनिक तत्पर रहते हैं। तो अगर सेना राष्ट्र प्रेमी होगी, सिविल सेना होगी, किराए की सेना नहीं होगी, तो हम एक प्रकार से राष्ट्र प्रेम जगाएंगे और अंतोगत्वा ना लास्ट तक लड़ाई लगने की कुवत उसमें होगी। इसलिए ये जो कॉन्ट्रेक्टरी सेना है, किराए की सेना है, उसका ये विरोध करता है। ये राज दर्शन की व्याख्या भी करता है। तो स्टेट क्राफ्ट कैसे होना चाहिए, स्टेट क्राफ्ट ये उसकी भी बात करता है। प्रिंस में राज्य की एकता एवं सुरक्षा पर जोर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वही है, इटली 5 प्रिंसिपैलिटीज में बटा हुआ है और हमें नेशन स्टेट बनाना है, तो एकता और सुरक्षा स्टेब्लिश करना जरूरी है। वहीं पर डिस्कोर्सेज में आज़ादी एवं गणतंत्र पर बात की गई है। तो डिस्कोर्सेज है, ये आइडल है, ये आइडल है जहाँ के लोग सद्गुणी हैं, क्योंकि वो पहले से ही सद्गुणी हैं, उनको एकता एवं सुरक्षा उनके अंदर पहले से है। तो अब वहाँ पर उनको आज़ादी एवं गणतंत्र की तरफ हमें बढ़ने की बात ये करता है। कम्युनिस्ट है। द प्रिंस के जो सिद्धांत हैं वो थ्रेसीमेकस से प्रभावित हैं। थ्रेसीमेकस बेसिकली एक सोफिस्ट विचारक था। जब हम लोगों ने प्लेटो को पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था, तो ये थ्रेसीमेकस एक सोफिस्ट था और वो क्या कहता है कि माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। तो जो शक्तिशाली होगा वही रूल करेगा, ऐसा ये बात करता है। और एक प्रकार से ये भी रियलिज्म की बातें करता था, रियलिस्ट विचारक था। तो जो प्रिंस के सिद्धांत हैं थ्रेसीमेकस से प्रभावित हैं, यानी कि शक्ति ही सत्य है ना, जिसके पास माइट होगी उसी की बात मानी जाएगी। फिर है यथार्थवादी होने के कारण मैकियावेली राजनीति व राज्य को शक्ति के संदर्भ में समझता है। राजनीति व राज्य को शक्ति के संदर्भ में समझता है कि जो राजनीति है उसका उद्देश्य क्या है, पावर में आना, एन केन प्रकारेण पावर गेन करना, यही है राजनीति का उद्देश्य। और वही राज्य शक्तिशाली होगा जो पावरफुल होगा। तथा उसकी नज़र में अच्छा सैनिक संगठन व अच्छे शस्त्र उतने ही जरूरी होते हैं जितने कि अच्छे कानून। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नहीं होगी तो आपके कानून फिर मायने नहीं रखेंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग जो मिलिट्री है उससे हम एक्सटर्नल जो प्रोटेक्शन है अपनी कर पाएंगे, है ना। जो कानून है उससे तो हम लोग अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, है ना। लेकिन अगर सैनिक संगठन हमारा मजबूत नहीं होगा तो जब एक्सटर्नल चीजें ही हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जैसे भारत में जब ब्रिटेन का कब्जा हो गया, है ना, तो भले ही इंटरनल लॉ एंड कंट्रोल भारत के पास या जो प्रिंसिपैलिटीज थी या जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास थी, लेकिन जो कि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नहीं थी उनके पास, विदेशी मामलों पर उनका वर्चस्व नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो शक्ति होते हुए भी वो शक्तिहीन थे। तो यही बात है कि अच्छा सैनिक संगठन बहुत जरूरी है अगर अच्छे कानूनों को लागू करना है तो। क्योंकि वही बात है कि जब तक आपके पास संगठन नहीं होगा या पुलिस नहीं होगी तो बात मानेगा कौन आपकी, ये भी जरूरी है। और इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कानून है, लेकिन एक्सटर्नली अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको सैनिक संगठन आपके पास होना चाहिए। द डिस्कोर्स ऑन लिविंग में वर्णित गणतंत्री व्यवस्था को ही वो अपना सर्वोच्च आदर्श मानता है। वही है, ये इसके लिए आइडल है, ये इसके लिए आइडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग सद्गुणी हैं ना, वर्चुअस हैं, इसलिए जो रिपब्लिक है ये आइडल है। तो ऐसा आगे चल के हम कह सकते हैं कि जो मैकियावेली के ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं कि ये इमोरल थिंकर है, इमोरल है ना। तो ये इमोरल इन द सेंस कि ये तो ना तो है ना, मोरलिटी क्या होती है कि आप नैतिकता के साथ चलें, इमोरल क्या है कि आप नैतिकता की परवाह ना करें। इमोरल क्या होता है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि ना नैतिकता अनैतिकता से आपको फर्क ही नहीं पड़ता। तो बहुत सारे थिंकर इसको क्या कहते हैं, इमोरल कहते हैं, अमोरल कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो आइडियल स्टेट क्या था, रिपब्लिक था।
रिपब्लिक था। लेकिन रिपब्लिक के स्टैब्लिशमेंट के लिए चाहिए कि लोग सद्गुणी हैं। अब चूंकि इटली में उस समय सद्गुणी लोग नहीं थे, है ना, ऐसे लोग थे जो भ्रष्टाचारी थे, तो उसके लिए हमें मोनार्की की आवश्यकता चाहिए और एक ऐसे सिंगल पावर को चाहिए जो सबको कंट्रोल कर सके। इसलिए कहीं ना कहीं इसे हमने देखा था कि जो एक प्रकार से शेक्सपियर है वो डैम्ड खूसट मैकियावेली कहता है ना, तो ये सब चीजें ये कहता है। लेकिन इसका जो सर्वोच्च आदर्श क्या है, रिपब्लिक है, और इसलिए हमें इसे एमोरल या मोरल कहने की जरूरत नहीं है। ये थिंकर देश प्रेमी था और देश प्रेम के लिए अगर मोनार्की की आवश्यकता होगी तो मोनार्की लाएगा, और अगर लोग सद्गुणी हो जाते हैं और आप टाइम वर्चू डेवलप कर लेते हैं तो रिपब्लिक ही इसका मेन उद्देश्य था, जिसे वह स्वतंत्र राज्य कहता है। रिपब्लिक को क्या कहता है? स्वतंत्र राज्य कहता है। और राजतंत्र के लिए परतंत्र शब्द का उपयोग करता है, परतंत्र शब्द का उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि अगर मोनार्की होगी तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का शासन होगा, तो लोग परतंत्र रहेंगे, लोग परतंत्र रहेंगे, लोगों के पास उतनी स्वतंत्रता नहीं रहेगी। असली स्वतंत्रता लोगों के पास कहाँ रहेगी? रिपब्लिक में रहेगी। लेकिन चूंकि अव्यवस्था है, लोग वर्चस्व नहीं है, इसलिए उन्हें परतंत्र करना भी जरूरी है, या उनके कहीं ना कहीं एक शासक की आवश्यकता है जो ऑर्डर स्टैब्लिश कर सके। फिर है इसमें अरस्तु के समान ही वह मिश्रित संविधान व इतिहास के चक्री सिद्धांत का समर्थन करता है कि एक है ना मोनार्की के बाद है ना ओलिगार्की आएगी, उसके बाद ना, तो मतलब एक चक्री चीजें चलती रहती हैं। तो मोनार्की आगे चल के डिग्रेड होकर ओलिगार्की, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, है ना, पॉलिटी, फिर डेमोक्रेसी। तो ये चीजें चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक शासन व्यवस्था या एक राजतंत्र या एक राज्य व्यवस्था स्थिर हो जाएगी। और मिश्रित संविधान की व्याख्या करता है। अब चूंकि मिश्रित संविधान, अब इसके मिश्रित संविधान में क्या है, जब हम लोगों ने अरिस्टोटल को पढ़ा था तो मिश्रित संविधान में दो विशेषताएं बताता है। एक तो जब निर्णय बनाए जाएंगे, निर्णय लिए जाएंगे, तो सामूहिक निर्णय पद्धति का उपयोग किया जाएगा, है ना। कानून बनाते समय तो सामूहिक होगा, लेकिन अगर कानूनों का एग्जीक्यूशन करना हुआ तो उसे सिंगल एग्जीक्यूटिव के माध्यम से किया जाएगा, या कुछ ही लोग उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। इसमें मिश्रित संविधान ये है कि अगर लोग सद्गुणी हैं तो उनके लिए रिपब्लिक की व्यवस्था की जाएगी, और अगर लोग दुर्गुणी हैं तो उनके लिए क्या किया जाएगा? उनके लिए फिर मोनार्की से उनको डील किया जाएगा। आगे चल के मैकियावेली पादरी व यानी वही पोप व चर्च के अलावा सामंती कुलीन तंत्र का भी विरोधी था। क्यों? क्योंकि जो सामंती कुलीन तंत्र था ये पैरेलल सेंटर ऑफ पावर क्रिएट कर रहा था ना, एक सेंटर ऑफ पावर बन के उभर रहा था, जो कि नेशन स्टेट बनने में इटली को एज ए नेशन बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा था। इसलिए पोप और चर्च के साथ साथ ये सामंती व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से इसकी आलोचना करता है, इसका विरोधी है। क्यों? क्योंकि नेशन स्टेट बनने में ये बहुत बड़ा बाधक था। डिस्कोर्स में मैकियावेली कहता है कि जनता का शासन गणतंत्र प्रिंस के शासन से अधिक उपयुक्त है। तो जनता का शासन वही बात है कि जनता का शासन यानी डेमोक्रेटिक्स जो शासन है वो जो प्रिंस के शासन है, फिलोसफर किंग के शासन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसी बातें अरस्तु भी कह के गया है। तो ये तो है ही जनता का शासन, लेकिन जनता का शासन स्टेब्लिश करने के लिए जनता सद्गुणी होनी चाहिए। अगर जनता दुर्गुणी है तो फिर हमें राजतंत्र या मोनार्की का ही सहारा लेना पड़ेगा। द प्रिंस और द डिस्कोर्स ऑनली भी परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि दोनों में मानव स्वभाव को व्यक्तिवादी, प्रतिस्पर्धा युक्त, क्रूर एवं बेईमान माना गया है। तो ये दोनों पुस्तकें हैं ये परस्पर विरोधी नहीं है। ऐसे आपको लगे कि जैसे प्रिंस में मोनार्की की बात की गई है, डिस्कोर्सेज में रिपब्लिक का बात किया गया है, लेकिन ये परस्पर विरोधी नहीं है। इन दोनों में मानव स्वभाव की चर्चा की गई है। तो एक प्रकार से जो अरस्तु है, जो मैकियावेली है, क्या कहता है कि मानव स्वभाव हमेशा से एक जैसा रहा है ना। ये स्वार्थी है ना, क्रूर है ना, बेईमान है, व्यक्तिवादी है, तो ये सेल्फिश है। तो ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। दोनों में ये चीजें बताता है कि मानव का स्वभाव हिस्ट्री में कभी चेंज ही नहीं हुआ ना, वो हमेशा से व्यक्तिवादी, प्रतिस्पर्धा युक्त, क्रूर, बेईमान हमेशा से रहा है, और दोनों में मानव स्वभाव के बारे में ही चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैकियावेली मानव स्वभाव को निगेटिव लाइट में देखता है, जैसा कि हॉब्स आगे चल के देखेगा, है ना। तो ये मानव स्वभाव को निगेटिव लाइट में देखता है। अब इसमें इसने शासन का वर्गीकरण किया है, और वर्गीकरण का आधार क्या है? लोगों का चरित्र। वही बात है कि लोग सद्गुणी हैं या दुर्गुणी, उस हिसाब से हम शासन प्रणाली का वर्गीकरण करेंगे, शासन व्यवस्था को लागू करेंगे। तो गणतंत्र कहाँ एस्टेब्लिश होगा? जहाँ लोग सद्गुणी एवं सदाचारी लोग होंगे, वहां पर गणतंत्र आएगा। और ये आदर्श रूप है, आइडल रूप है मैकियावेली का। और इसकी जो प्रेरणा है वो से रोमन साम्राज्य से या रोमन गणराज्य से
इसकी प्रेरणा उसको मिलती है। इसका वर्णन डिस्कोर्स ऑन लिवी में किया गया है, डिस्कोर्स ऑन लिवी में किया गया है, और इसमें नागरिक मांगों एवं अधिकारों का वर्णन किया गया है। नागरिक की मांगें और उनके अधिकारों की चर्चा इसमें की गई। राजतंत्र ये व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल है, चूंकि अब इटली 5 प्रिंसिपैलिटीज में बटा हुआ है और उसे एक नेशन स्टेट बनाना है, तो कहीं ना कहीं एक राजा को शक्तियां सारी देनी पड़ेगी, एक सेंटर ऑफ पावर क्रिएट करना पड़ेगा। और ये किनके लिए है ना एक प्रकार से उपयुक्त है? भ्रष्ट एवं लोभियों हेतु ये उपयुक्त है। तो जहाँ के लोग भ्रष्ट हैं, ना दुर्गुणी हैं, दुराचारी हैं, वहां पर ऐसी शासन व्यवस्था को लाया जाना चाहिए। तो इटली के लोगों के लिए उपयुक्त है। क्योंकि इटली का जो घर है ना, इटली का जो देश है, वो एक ऐसा घर है जो अपने ही खिलाफ युद्ध में है। और इसका जो वर्णन है द प्रिंस में मिलता है, और द प्रिंस में राजा के गुणों, कर्तव्यों और शासन कला का वर्णन किया गया। तो वही है, द प्रिंस में स्टेट क्राफ्ट की चर्चा की गई है। साथ ही साथ राजा के क्या गुण होने चाहिए, राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, उनका भी वर्णन देखने को मिलता है। तो ये याद रखिएगा कि मैकियावेली का जो आदर्श फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो क्या है? वो रिपब्लिक में वर्णित है, रिपब्लिक है। इसका वर्णन वो कहाँ करता है? डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में करता है। जबकि जो प्रैक्टिकल है उसका वर्णन ये प्रिंस में करता है ना। और जो प्रैक्टिकल है उसका वर्णन प्रिंस में करता है, वो है क्या? मोनार्की है। मोनार्की क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग दुर्गुणी हैं। रिपब्लिक क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग सद्गुणी हैं। ये याद रखिएगा। मैकियावेली के अनुसार सरकारों के प्रकार, तो सरकारों का शुद्ध एवं अशुद्ध रूप मानकर जिसने 6 भागों में इसको विभाजित किया है, वही एक सामान्य रूप, तो सामान्य रूप में मोनार्की है ना। जो हम लोगों ने अरिस्टोटल को पढ़ा था, उसने परवर्टेड और एक प्रकार से परहित और स्वहित के आधार पर सरकारों का वर्णन किया था। स्वहित और परहित के आधार पर कि अगर सेल्फ इंटरेस्ट में हो रहा है तो ये टायरनी हो जाएगी, है ना। ये विकृत रूप है, डिफॉर्म्ड रूप है या परवर्टेड रूप है। मोनार्की चूंकि भले ही एक व्यक्ति का शासन है ये, लेकिन जनता का हित में शासन है ना, जनता के हित में शासन है, इसलिए ये सामान्य रूप है। कुलीन तंत्र भले ही कुछ लोगों का शासन है ना, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं जनता के हित में थोड़ा बहुत तो है। लेकिन इसका जो डिग्रेडेड फॉर्म है, जहां पर सेल्फ इंटरेस्ट काम करने लगता है, तो ये क्या हो गई? ये एक प्रकार से ये वर्ग तंत्र हो गया, है ना। गणतंत्र तो ये रिपब्लिक है, समान रूप है ना। ये एक प्रकार से प्लेटो की पॉलिटी है ना, सॉरी अरिस्टोटल की पॉलिटी है ये। और इसका जो विकृत रूप है, डिफॉर्म्ड रूप है, ये क्या है? भीड़ तंत्र, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को ये भी कहीं ना कहीं निगेटिव लाइट में देखता है। क्योंकि ये अनाड़ियों का शासन है, जो परंपरा चली आ रही है प्लेटो अरिस्टोटल से, ये उसको कंटिन्यू कहीं ना कहीं करता है डेमोक्रेसी के बारे में अपने विचार देकर। सेवाइन क्या कहता है कि मैकियावेली ने गणतंत्र का जहां संभव हो और राजतंत्र का जहां आवश्यक हो ना, तो गणतंत्र का जहां संभव हो, वेरेवर पॉसिबल ब्रिंग रिपब्लिक एंड वेरेवर नेसेसरी ब्रिंग व्हाट? मोनार्की, बट इन नो केस ओलिगार्की या इन नो केस अरिस्टोक्रेसी किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो जहां कहीं संभव हो राजतंत्र लाओ, है ना, जहां कहीं संभव हो गणतंत्र लाओ, और जहां पॉसिबल हो, है ना, जहां पर आवश्यकता हो वहां पर आपको क्या लाना पड़ेगा? मोनार्की लानी पड़ेगी। लेकिन अरिस्टोक्रेसी या कुलीन तंत्र या वर्ग तंत्र किसी भी हालत पे चलेगा नहीं। ये बातें कौन करता है? सेवाइन कहता है मैकियावेली के बारे में। अब हम लोग मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। तो मैकियावेली ने हॉब्स की तरह अपने आदर्श राज्य को क्या कहा है? कॉमनवेल्थ कहा। तो आगे चल के हम लोग हॉब्स को पढ़ेंगे, तो वो भी स्टेट को क्या बोलता है? कॉमनवेल्थ ही बोलता है ना। कॉमनवेल्थ बोलता है स्टेट को, राज्य को कॉमनवेल्थ बोलता है, ऐसा मैकियावेली भी बोलता है। स्टेट को क्या बोलता है? कॉमनवेल्थ बोलता है। मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य की आधुनिक अवधारणा का प्रयोग किया है। इसमें राज्य का मुख्यतः जो अर्थ है बेवेरियन अर्थ मतलब कि जो अल्टीमेटली डिसाइड कौन करेगा चीजों को, अल्टीमेट एम्पायर कौन होगा या थर्ड एम्पायर कौन होगा? राज्य होगा। बेवेरियन कॉन्सेप्ट में क्या है कि थर्ड एम्पायर कौन होगा, अल्टीमेटली किसका डिसीजन मान्य होगा या कौन हर चीजों के ऊपर रहेगा, तो वो राज्य रहेगा। यह है बेवेरियन कॉन्सेप्ट की न्याय को इंटरप्रेट कौन करेगा, उसकी ताकत किसके पास होगी, लास्ट जज कौन होगा, तो ये कौन होगा? राज्य होगा, है ना। तो यहीं से हमें आधुनिक अवधारणा देखने को मिलती है कि इवन अब राज्य धर्म से भी कहीं ना कहीं धर्म पर भी प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पर है जिसमें राज्य का अर्थ एक तरह का गैर व्यक्तिगत शासन है ना, इम्पर्सनल, पर्सनल नहीं,
इम्पर्सनल शासन होगा, जिसके पास बाध्यकारी शक्ति का क्षेत्र विशेष में एक अधिकार होगा। तो बाध्यकारी शक्ति यानी कि ऐसी शक्तियां जिसको अगर राजा या राज्य कहे तो कोई उसका अपमान नहीं कर सकता है। तो बाध्यकारी शक्ति में जैसे मान लो भारत सरकार ने कोई कानून बनाया, तो अब भारत के नागरिक उसको मानने के लिए विवश है ना। तो ये है वो क्षेत्राधिकार किसके पास होगा, राज्य के पास होगा। वर्तमान में यही चीजें चल रही। मैकियावेली राज्य सभी व्यक्तियों संस्थाओं से श्रेष्ठ है ना। इसके कहने का मतलब यही है कि जो राज्य है सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं से श्रेष्ठ है। इसमें ये जो बातें कर रहा है, ये एक प्रकार संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि अब पोप भी और धर्म भी राज्य के अधीन होगा। अब दो सेंटर ऑफ पावर नहीं होंगे, दो तलवारों का सिद्धांत अब इसको धता बताता है और कहता है कि एक और एक सिंगल सेंटर ऑफ पावर रहेगा। और इसका उद्देश्य क्या है, इटली को नेशन स्टेट बनाना। मैकियावेली ने राज्य को साध्य माना है, राज्य को साध्य एवं साधन दोनों ही रूपों में स्वीकार किया है। तो ये राज्य को साधन भी मानता है और राज्य को ये साध्य भी मानता है, ये याद रखिएगा। साधन एवं साध्य दोनों रूपों में राज्य को स्वीकार करता है। मैकियावेली राज्य को कृत्रिम शासन मानता है, आर्टिफिशियल मानता है। तो हाँ, एक जगह हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जो मैकियावेली है राजनीतिक चिंतन नहीं, राजनीतिक चिंतक तो है लेकिन ये फिलोसफर टाइप का, ये इसे फिलोसफर का दर्जा नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसने राज्य के सिद्धांत, राज्य का उद्भव कैसे हुआ, मेटाफिजिकल बातें नहीं करता है, ये प्रैग्मेटिक बातें करता है, इहलोक की बातें करता है। और ये राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है, अरिस्टोटल और प्लेटो के इतर। जो राज्य को नेचुरल मानते हैं, ऑर्गेनिक मानते हैं। तो मैकियावेली क्या मानता है, राज्य को कृत्रिम मानता है, जिसका उद्गम मनुष्य के स्वार्थ के कारण हुआ, मनुष्यों के स्वार्थ के कारण, ग्रीड के कारण हुआ है। और इसलिए इसका निरंतर विस्तार करना चाहिए। अगर लोगों की ग्रीड को सेटिस्फाई करते रहना है तो कहीं ना कहीं उसका राज्य का विस्तार भी होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब हमारी ग्रीड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने में ही आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र जब होगा हमारे पास, तो हमारी ग्रीड पूरी होती रहेगी, सेटिस्फाई होती रहेगी। अरस्तू की भांति मैकियावेली भी राज्य को अन्य संस्थाओं से उच्चतर स्थान प्रदान करता है। तो हमने जब अरस्तू को पढ़ा था तो हमने कहा था कि इट इज द हाईएस्ट एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन है ना राज्य। तो ऐसी बातें मैकियावेली भी करता है। हालांकि जो अरस्तू था उसके कहने का सेंस कुछ दूसरा था। जो मैकियावेली है वो सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन या उच्चतर संस्था मानने का उसका उद्देश्य यही है केवल कि पोप की सत्ता को नकारा जाए, इवन धर्म भी है उसकी सत्ता के अधीन आएगा। समस्त स्थान राज्य के प्रति उत्तरदायी होंगे, जबकि राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि राज्य सर्वोच्च संस्था है, राज्य सुप्रीम है, सुप्रीम अथॉरिटी है ना, थर्ड एम्पायर है। तो वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। आगे चल के हम हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो ऐसी बातें ही करता है कि आप या तो राज्य के अंदर रह लीजिए जो कि लेवियाथन है, या तो आप एनार्की में रह लीजिए। आपके पास दो चांस है, तो आप बताइए आपको कहाँ रहना। तो अब राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, है ना। आगे चल के हॉब्स यही बोलता है कि चूंकि जो स्टेट है या कॉमनवेल्थ है या लेवियाथन है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं है, तो वो उत्तरदायी नहीं होगा किसी भी चीज के लिए। ऐसी बातें ही मैकियावेली करता है। तो मैकियावेली एक बेस तैयार कर रहा है जहां पर आने वाले थिंकर हॉब्स, लॉक, रूसो उसको अपने अपने तरीके से प्रोवाइड करेंगे। अतः व्यक्ति का कर्तव्य है कि राज्य के हितों के सामने अपने हित की चिंता ना करे। तो वही बात है, ये एक प्रकार से राज्य को, है ना, व्यक्ति को राज्य के अंदर या राज्य के सबऑर्डिनेट में रखना चाहता है। कुल मिला के बात यह है। मैकियावेली स्वतंत्र सहमति राज्य की आधारशिला है। स्वतंत्र सहमति राज्य की आधारशिला है। छल और कपट व हिंसा कुछ असाधारण उपचार हैं। स्वतंत्र सहमति इन द सेंस कि जो रिपब्लिक का रूल है वो एक प्रकार से राज्य की आधारशिला है, लेकिन अब चूंकि छल कपट हिंसा है तो कुछ असाधारण उपाय इसके लिए क्या है, मोनार्की है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें संप्रभुता यानी सॉवरेंटी के बारे में हॉब्स क्या बोलता है, मैकियावेली क्या बोलता है, उसको देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। सॉवरेंटी के बारे में क्या बोलता है। तो सॉवरेंटी, अभी तक सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट आया नहीं है ना। 1648 में एक प्रकार से वेस्टफेलियन संधि होती है और यहाँ से हमें नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आता है और यहीं से संप्रभुता का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और राज्य के 4 तत्व जो बताए गए थे तो कहीं ना कहीं यहीं से या इसी से प्रभावित है। तो सॉवरेंटी के बारे में अभी भी जो हॉब्स है उसके विचार इतने ज़्यादा कंक्रीट सामने आ नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि ये बताता तो है राज्य को धर्म से अलग करता है ना, लेकिन अभी हॉब्स का आना बाकी है जो पूरी तरह से लेवियाथन को सारी शक्तियां दे देता है और कहता है कि लेवियाथन के बाहर कुछ भी नहीं है ना। इवन जो बोधा है या बोदिन करके एक थिंकर है वो मैकियावेली से अच्छी संप्रभुता की परिभाषा देता है
और कहता है कि जो पोप है अपने स्फीयर में स्वतंत्र है और राज्य अपने स्फीयर में स्वतंत्र है, लेकिन ये दोनों को पैरेलल ना सत्ता बताता है, यानी दो तलवार अभी भी जिंदा है इसके वाक्यों में। लेकिन जो हॉब्स है आगे चल के इन तीनों को नकार देता है और लेवियाथन को ही सर्वसत्ताधारी बना देता है। तो चलिए इसमें और अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैकियावेली ने स्पष्ट रूप से संप्रभुता शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया है, यही बात है, संप्रभुता शब्द का उसने कहीं प्रयोग नहीं किया है, किंतु राजा की शक्तियों के संबंध में उसने जो कुछ लिखा है उसमें संप्रभुता का आभास होता है। तो राजा को कहता है कि है ना धर्म और है ना एक प्रकार से राज्य को अलग करता है और राजा को फाइनल आर्बिट्रर मानता है ना, थर्ड एम्पायर मानता है। तो इससे है कि राजा को ही सर्वोच्च सत्ता देने का प्रयास करता है, लेकिन संप्रभुता का इसने कहीं ना कहीं जिक्र नहीं किया है ना। जो मॉडर्न संप्रभुता, जो मॉडर्न सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट है, उसको इसने छुआ नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी बातों से जिस प्रकार से ये राजा को सर्वोच्च शक्तियां देता है, तो उससे चलता है कहीं ना कहीं ये संप्रभुता की बातें है ना एक प्रकार से रॉ फॉर्म में कर रहा है। उसकी संप्रभुता एकात्मक है, यानी कोई एक व्यक्ति होगा, एक राजा होगा, सिंगल सेंटर ऑफ पावर होगा, लौकिक होगा, यानी कि इसी वर्ड से बिलोंग करता होगा, है ना। धर्म है ना पोप की सत्ता या जो अलौकिक चीजों की बात करता है वहां पर नहीं होगा, लौकिक होगा। ये धर्मनिरपेक्ष होगा, है ना, सेकुलर होगा, किसी धर्म संप्रदाय के प्रति ये टिल्टेड नहीं होगा और स्वतंत्र चेतना युक्त होगा ये। तो जो मैकियावेली की संप्रभुता है ये एकात्मक होगी, है ना, किसी एक व्यक्ति के पास होगी या एक है ना सत्ता के पास होगी, लौकिक होगी, तो पोप के पास अब नहीं होगी, धर्मनिरपेक्ष होगी, सेकुलर होगी और स्वतंत्र चेतना पर आधारित होगी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वह सीमित संप्रभुता को स्वीकार करता है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वो सीमित संप्रभुता को स्वीकार करता है, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट उभर कर अभी धीरे धीरे नेशन स्टेट बन ही रहे थे, है ना। तो ये उस संदर्भ में एक प्रकार से सीमित संप्रभुता को स्वीकार करता है। खालसा क्या बोलता है, मैकियावेली राजा की शक्ति की अविभाज्यता से राष्ट्र राज्य के आगमन की पूर्व सूचना दे देता है। तो मैकियावेली राजा की शक्ति की अविभाज्यता, यानी राजा की जो शक्तियां हैं उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है, पोप को शक्तियां नहीं दी जा सकती हैं, दो तलवार नहीं केवल एक सरकार है। तो यही बातें आगे चल के कहाँ आती हैं, जो मॉडर्न नेशन स्टेट है वहां पर आती हैं, जहां पर एक सिंगल है ना सेंटर ऑफ पावर क्रिएट कर दी जाती है। तो उसकी ये सूचना दे देता है, जो आगे चल के चीजें और ज़्यादा कंक्रीट होंगी और ज़्यादा अच्छे से उभर कर सामने आएंगी। शासन व निरंकुशता के प्रति उसका दृष्टिकोण मर्यादित, उपयोगितावादी एवं यथार्थवादी। तो ऐसा नहीं है कि जैसे वो कहता है कि एंड जस्टिफाइज द मीन, एंड जस्टिफाइज द मीन, ऐसा कहता है। तो लोग कहते हैं कि ये अनैतिक है, इमोरल है ना, ये चीज़ों को समझ नहीं रहा है और किसी भी एन के एन प्रकारेण आप बस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए, है ना। ऐसा नहीं है, ये एक देशभक्त विचारक था और मर्यादित है। तो राजा ऐसा कुछ नहीं होगा कि राजा अनैतिक होगा, है ना, पर्सनल लाइफ में नहीं, वो धर्म के अधीन होगा। लेकिन हाँ, जहां पर नेशन स्टेट या राज्य का कहीं ना कहीं अगर नेशनल इंटरेस्ट होगा तब वहां पर वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ पर्सनल स्फीयर में वो मर्यादित होगा। ऐसा नहीं कि वो एक प्रकार से निरंकुश होगा या कैसा, मतलब पर्सनल स्फीयर में वो मर्यादित होगा। हाँ, टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन, या अपने देश का नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस भी हद तक जाना पड़े वो जाएगा, लेकिन पर्सनल स्फीयर में वो मर्यादित होगा। और उपयोगितावादी दृष्टिकोण है, तो उसने रिलीजन के प्रति भी एक प्रकार से उपयोगितावादी दृष्टिकोण अपनाया। आगे चल के हम इसमें इसी लेक्चर में देखेंगे कि वो रिलीजन को प्रति उपयोगितावादी या यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव रखता है कि जो एक राजा है उसे ना वो पर्सनल स्फीयर में रिलीजियस हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसे रिलीजियस दिखना चाहिए, है ना। इससे क्या होता है कि लोगों की जो सहानुभूति है आपके अंदर आ जाती है। जब पता चलता है कि है ना फलाना शासक या ये राम भक्त हैं, है ना, तो इससे क्या होता है कि जनता आपसे जुड़ती है। तो पर्सनल स्फीयर में आप भले भगवान को माने ना माने, लेकिन पब्लिक में आप ये मत दिखाइए कि हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि धर्म अभी भी, पहले भी और अभी भी बहुत बड़ी कंट्रोलिंग फोर्स है और लोग उसी से जुड़ते हैं, वो एक आइडेंटिटी का काम करती है। तो उसको यूटिलाइज करिए आप। राजा ऐसा मैकियावेली राजा को ऐसा कहता है ना। और यथार्थवादी दृष्टिकोण तो है ही, रियलिस्ट है ही, ये विचारक कम्युनिस्ट है। सार्वभौमिक अहमवाद की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म। तो जो मैकियावेली है उसके समस्त विचारों का आधार क्या है? मानव स्वभाव है। हमने अभी इसी लेक्चर में पहले भी देखा है कि मानव स्वभाव की वो वर्णन करता है अपने दोनों पुस्तकों में, है ना, प्रिंस में भी और डिस्कोर्सेस ऑन लिबी में भी। तो वो क्या कहता है कि जो मानव स्वभाव है हमेशा से परिवर्तन
हीन रहा है, चेंजलेस रहा है, हमेशा से एक ही रहा है। और कैसा रहा है? वो स्वार्थी रहा है, डरपोक रहा है, लालची रहा है, और हर व्यक्ति ऐसा ही होता है। ये है यूनिवर्सल ईगोइज्म कि हर व्यक्ति के अंदर स्वार्थ, है ना, लालच और एक प्रकार से डरपोक वो होता है ना। उसमें कोई साधुता नहीं होती है ना। सभी मनुष्य दुष्चरित होते हैं, अनिवार्य रूप से ये स्वार्थी होते हैं, अपने इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि ये जगह कहता है मैकियावेली कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है पर पैतृक संपत्ति का विनाश नहीं। तो मनुष्य इतना स्वार्थी होता है, इतना लालची होता है, इतना डरपोक होता है कि वो अपने पिता की मृत्यु को भी भूल सकता है, लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति को वो कभी नहीं भूल पाता है। तो ये मानव स्वभाव है जो स्वार्थी है, डरपोक है और लालची है। और सभी मनुष्य दुष्चरित होते हैं, है ना, अनिवार्य रूप से स्वार्थी होते हैं। तो इससे क्या है कि हर मनुष्य ऐसा ही होता है। इससे हम जो मनुष्य का अहमवाद है, जो सेल्फ, है ना, इंटरेस्टेड जो नेचर है मनुष्य का, उसे हम उनसे यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं। चाहे भारत में रहता हो कोई व्यक्ति, चाहे अमेरिका में रहता हो, चाहे जहां भी रहता हो, हर व्यक्ति स्वार्थी, डरपोक और लालची होता है। और इतिहास में हमेशा ही ऐसा रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि व्यक्ति साधुता या एक प्रकार से नैतिकता की बातें करे, वो हमेशा से ही ऐसा रहा है। मानव स्वभाव की जो दो प्रमुख प्रेरक शक्तियां हैं वो है स्वार्थ और अहमवाद। तो हर व्यक्ति के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट होता है, अपने इंटरेस्ट को वो तरजीह देता है। और अहमवाद है, ईगोइज्म है ना। हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं ईगो, आत्म प्रेम या ईगो रहता है। और इसके अलावा उसके अंदर दो चीजें और रहती हैं, भय और संपत्ति की लालसा। भय भी रहता है। तो एक प्रकार से जो मैकियावेली है वो प्रिंस को सलाह देता है कि जो राजा है उसे लव नहीं करना चाहिए अपनी जनता को। तो अगर लव और एक प्रकार से डर, फियर, दो चीजों में प्रिंस को चुनना पड़े तो प्रिंस हमेशा डर के साथ जाए। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं, जो जनता है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी को प्यार करते हैं, लेकिन डरते हैं शासक या राजा की सहूलियत के हिसाब से। तो आप जनता को अपनी सहूलियत के हिसाब से डरा सकते हैं, लेकिन आपको वो लव अपनी सहूलियत से करेंगे। तो आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में ये एक प्रकार से दिमाग में फियर बिठाए रहना चाहिए कि पाकिस्तान का अटैक होने वाला है, आप सुरक्षित नहीं हो तो सुरक्षा कौन प्रोवाइड करेगा? हम प्रोवाइड करेंगे आपको ना। तो लोग फियर ऑफ डेथ भी है, फियर ऑफ लूजिंग प्रॉपर्टी भी है। तो ये जो फियर है, जो बेसिक टेंडेंसी है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। ये भी एक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव है ना। उसको यूटिलाइज करो आप अपने हित में। तो लोगों को हमेशा डर के माहौल में रखो। जैसे पाकिस्तान की सेना है, भारत का हमेशा डर दिखाती है, भारत भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का डर दिखाया रहता है ना। जब भी कोई मेजर घटना होती है या कोई वो होता है तो पाकिस्तान का डर उसमें हम लोगों को दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या है कि हम आपका जो एक प्रकार से है ना, आपको यूटिलाइज कर सकें अपने फेवर में, ये इसका मानना है। तो भय और संपत्ति को भी नहीं छूना चाहिए, है ना। जो मैकियावेली है क्या कहता है कि राजा को व्यक्ति की संपत्ति को या उसकी स्त्री को कभी नहीं छूना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है लेकिन कभी पैतृक संपत्ति नहीं भूलेगा। इसलिए राजा को कभी संपत्ति और स्त्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों के प्रति एक मनुष्य सेंटिमेंटल होता है, और जिन चीजों के लिए मनुष्य सेंटिमेंटल होता है उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए गुजर जाता है। तो फिर फर्क नहीं पड़ता है कि वो मर जाए या जिंदा रहे, नहीं, वो जिन चीजों के लिए सेंटिमेंटल होता है उसको पाने के लिए इवन अपनी मौत को भी लता बता देता है। तो इसलिए संपत्ति और स्त्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए, बल्कि राजा को एक प्रकार से ऐसे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा संपत्तियां अर्जित कर सकें, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति अर्जित कर सकें। तो मानव जो है ये मानवता एवं पशुता के अंशों से मिलकर बना है। इसमें मानवता के भी गुण हैं और पशुता के भी गुण हैं। तो मानव है ना। और मानव का मूल उद्देश्य क्या है? संपत्ति अर्जित करना, यानी वह लालची है। तो मानव का मूल उद्देश्य क्या है? संपत्ति हासिल करना, और इसलिए वह लालची है। संपत्ति की सुरक्षा के लिए वह शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो शक्ति कोई व्यक्ति क्यों प्राप्त करना चाहता है? जो संपत्ति है उसकी रक्षा के लिए। तो ये बोलता है, यहीं से हमें यूनिवर्सल ईगोइज्म का कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आता है। तो यूनिवर्सल ईगोइज्म अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो इसमें मानव स्वभाव की चर्चा की गई है। पहली चीज, इसमें बताया गया है कि एक मनुष्य स्वार्थी, डरपोक, लालची होता है, दुष्चरित होता है और अनिवार्य रूप से स्वार्थी होता है। उसके अंदर स्वार्थ होता है, उसके अंदर अहम होता है, और क्योंकि भय भी होता है और संपत्ति सुरक्षा करने के लिए शक्ति की भी चाह रखता है, तो उसके लिए राजा को यूटिलाइज करना चाहिए उसके भय को। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य के बुरे स्वभाव की जड़ क्या है? उसका अडिग स्वार्थ। हमेशा वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ, उसका जो
अटल स्वार्थ है, वो इसका कारण है उसके बुरे स्वभाव का, जो आत्म संरक्षण एवं सुरक्षा की इच्छा में प्रकट होता है। आत्मरक्षण और सुरक्षा की इच्छा में प्रकट होता है। अधिक जो स्वार्थ है, मान लो स्वार्थ है संपत्ति अर्जित करना, तो वो काहे में प्रकट होगा? आत्मरक्षण में, है ना। संपत्ति का यूज हम तब कर पाएंगे जब हम जिंदा रहें, और दूसरा हमारी संपत्ति भी सुरक्षित रहे। तो ये मैकियावेली राजनीति को अनिवार्य रूप से सत्ता के लिए संघर्ष मानता है, नेसेसरली स्ट्रगल फॉर पावर मानता है। इसको, राजनीति को। क्यों? क्योंकि राजनीति में अगर आप आ गए तो आप अपनी संपत्ति की रक्षा, अगर आपके पास शक्ति आ गई, शक्ति कैसे आएगी? राजनीति से आएगी। तो शक्ति हासिल क्यों करनी है? संपत्ति की रक्षा के लिए। तो जो राजनीति है ये कहीं ना कहीं सत्ता के लिए निरंतर या लगातार होने वाला संघर्ष है। मानव नैतिक तर्क की बजाय पैशन के अनुसार कार्य करता है। तो ये तर्क नहीं, इसके अंदर जुनून होता है ना। और संपत्ति और स्त्री, इन दो चीजों का जुनून हमेशा व्यक्ति के अंदर रहता है। हमने जब प्लेटो को भी पढ़ा था तो उसने दो साम्यवाद का जब कॉन्सेप्ट दिया था तो उसने कंचन और कामनी की बात की थी, जो मनुष्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, और उसी से बचने के लिए साम्यवाद प्लेटो लाता है। तो जो जुनून है ये मनुष्य को कहीं ना कहीं बिठाए रखता है, उसको कहीं ना कहीं काम करवाता रहता है। और ये चार जुनून जो है मानव को नियंत्रित करते हैं। तो प्रेम, एक तो आप प्रेम से किसी को जीत सकते हैं। दूसरा, अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो आपसे वो घृणा करेगा। भय, भय भी महत्वपूर्ण है ना। तिरस्कार या अवमानना। तो जो शासक है, जो राजा है, उसे जनता से हमेशा प्रेम करना चाहिए। तो आपने मोदी जी के बारे में देखा होगा, वो कभी किसी से घृणा नहीं करते हैं, है ना। इवन जो मतलब वो सबको प्रेम करते हैं। कभी उन्होंने, है ना, कभी आप उनके है ना बातों से ऐसा उनको ना लगा होगा कि वो किसी जाति, संप्रदाय, धर्म, है ना। मतलब ठीक है, पॉलिटिक्स चमकाने के लिए तो ठीक है, लेकिन वो ज्यादातर प्रेम करते हैं। तो राजा क्या है? प्रेम करता है। भले वो किसी से करे ना करे उसे मतलब नहीं, लेकिन वो प्रेम करेगा। लगेगा कि वाह मोदी जी, ऐसा। वो घृणा नहीं करता। और भय हमेशा दिखाते रहते हैं। पाकिस्तान का भय है ना, इसका भय है, उसका भय है। तो ये है ना, हिंदुओं को भय है मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से। तो ये भय क्रिएट किया जाता है, और इसका अल्टीमेटली पावर क्या है कि आप इस भय को यूटिलाइज कर लीजिए अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए। तिरस्कार या मानना तो दिखता है, आपने देखा होगा मोदी जी कभी किसी का तिरस्कार या मानना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो एक व्यक्ति है उसके अंदर शासक के प्रति है ना घृणा डेवलप हो जाती है, और वो उसको एक प्रकार से उसको बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि शासक जनरेशन, अगर जैसे मान लो आपने किसी की संपत्ति छीन ली, किसी की स्त्री के साथ आपने कुछ गलत कर दिया, है ना, तो इससे क्या हो कि आप जनरेशंस की, आप जो शासक है वो जनरेशंस की एनिमिटी ले लेगा, जनरेशंस का वो एक प्रकार से दुश्मनी ले लेगा, जो कि राजा के लिए जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कब कोई व्यक्ति कहाँ कैसे हमारा अहित कर दे पता नहीं है। इसलिए प्रिंस को प्रेम व भय को बढ़ावा देना चाहिए। प्रेम और भय को बढ़ावा देना चाहिए। घृणा व अवमानना से बचना चाहिए। तो घृणा व अवमानना से बचना चाहिए, प्रेम और भय को बढ़ावा देना चाहिए। प्रिंस को केवल एक ही कला अच्छी तरह आनी चाहिए, सैन्य कला, आर्ट ऑफ वार, आर्ट ऑफ वार। इससे क्या होगा? आप जो राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो राजनीति केवल सत्ता पाने और रखने के बारे में है। तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेटिंग एंड कीपिंग पावर। अब धर्म के प्रति मैकियावेली के क्या विचार रहे हैं, तो हमने इसके पहले भी देखा था कि धर्म के प्रति वो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव रखता है। यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव रखता है इन द सेंस कि जो एक राजा है उसको धर्म का उपयोग करना चाहिए लोगों को नियंत्रित करने के लिए, है ना, और अपने आप को गुड लाइट में दिखाने के लिए। तो मैकियावेली चर्च ने हमारे देश को विभाजित कर रखा है, ऐसा बोलता है। मैकियावेली क्या कहता है कि चर्च ने हमारे देश को विभाजित कर रखा है। लेकिन ध्यान रखने योगी बात यह है कि जो मैकियावेली चर्च का विरोध तो करता है लेकिन धर्म का विरोध नहीं करता। तो मैकियावेली चर्च विरोधी तो अवश्य है पर धर्म विरोधी नहीं है। उसका मानना है कि राजा को धर्म हितैषी होना चाहिए, ऐसा दिखावा करना चाहिए कि उससे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं। राज्य साध्य है और धर्म साधन है। साध्य क्या है? राज्य का उद्देश्य क्या है? नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। उसके लिए अगर रिलीजन का उपयोग करना पड़े तो वो जायज है ना, वो एक साधन की तरह आप उसका उपयोग कर सकते हैं। धर्म के प्रति उसका रुख उपयोगितावादी रहा, यूटिलिटेरियन रहा है। लोग धर्म के भय से नियंत्रण में रहते हैं। तो धर्म बहुत ही बड़ी कंट्रोलिंग फोर्स होती है। आज भी आप कितने पुलिस वाले रख लोगे, है ना, 150 प्लस करोड़ जनसंख्या है भारत की, और हर व्यक्ति के आगे तो आप
कहीं ना कहीं पुलिस तो नहीं रख सकते हैं। तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए धर्म से लोग, अगर उनको आप नरक का एक प्रकार से डर दिखा दो तो वो कंट्रोल में रहते हैं, है ना। नैतिकता की पाठ पढ़ा दो तो कहीं ना कहीं 80% लोग तो कंट्रोल में रहते हैं। फिर 20% के लिए पुलिस है, सेना है, तो मैनेज हो जाता है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक शासक को धर्म के प्रति उपयोगितावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। लोग राजा की बजाय देवताओं से डरते हैं। तो आज का जमाना कैसा है कि हम मनुष्यों की बजाय या राजा की बजाय देवताओं से डरते हैं, है ना, कि हमें ये नर्क मिलेगा, ये करेंगे तो वो नर्क मिलेगा, है ना। तो हम देवताओं से डरते हैं, राजा से तो कम डरते हैं, है ना, लेकिन देवताओं से डरते हैं। इसलिए देवताओं को डर दिखाते रहो, क्या दिक्कत है। मैकियावेली, जिस देश के लोग ईश्वर से नहीं डरते हैं वह विनाश के पथ पर अग्रसर होगा। तो अगर आप ईश्वर से, देवताओं से नहीं डर रहे हैं, है ना, तो चूंकि राजा से लोग डरते ही नहीं है तो फिर वहां पर अराजकता तो आएगी ही ना, ये बात। डैनिंग, मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं बल्कि धर्म व नैतिकता के प्रति उदासीन है। तो ये अनैतिक नहीं है, ये मोरल नहीं है, सॉरी ये इमोरल नहीं है, इमोरल नहीं है। वो ऐसा नहीं कह रहा है कि एक राजा है वो बिल्कुल दुराचार करे, जनता को तंग करे, नहीं, जनता को तंग नहीं करेगा, बल्कि वो ऐसे कदम लेगा कि उसका नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाए और वो प्रजा हितैषी राजा होगा, वो पर्सनल लाइफ में दुराचारी नहीं होगा। तो वो अनैतिक नहीं होगा राजनीति में, है ना। लोगों के लिए लग सकता है नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन पर्सनल लाइफ में अपनी प्रजा के लिए वो गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार वो धर्म और नैतिकता के प्रति उदासीन व्यवहार रखता है, अमोरल न्यूट्रल व्यवहार रखता है ना, और उपयोगितावादी दृष्टिकोण रखता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम लोग इसको खत्म ही कर देंगे पूरा। तो शासन कला के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।